तो हमारा अगला वीडियो है जल सीमेंट अनुपात, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं वाटर सीमेंट रेशियो। हिंदी में इस टॉपिक का नाम है जल सीमेंट अनुपात। ये हमारा बीएमसीई के चैप्टर नंबर 4 है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी। उसका ये टॉपिक है जल सीमेंट अनुपात, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वाटर सीमेंट रेशियो। जैसे कि नाम ही से है, जल और सीमेंट के अनुपात को हम जल सीमेंट अनुपात कहते हैं। जैसे यहाँ डिफिनीशन साफ लिखा हुआ है, कंक्रीट मिश्रण में जल का भार का अनुपात तथा सीमेंट के भार के अनुपात को जल सीमेंट अनुपात कहते हैं। जैसे डिफिनीशन साफ साफ लिखा है कि कंक्रीट मिश्रण में जल का भार तथा सीमेंट के भार के अनुपात को जल सीमेंट अनुपात कहते हैं। यही इसका फॉर्मूला भी है, जल सीमेंट अनुपात, जल का भार बटे सीमेंट का भार। ये इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला भी है। तो एक बार इसको हम से समझाने की कोशिश करते हैं लिख के। सिंपल सा, वाटर सीमेंट रेशियो क्या है? वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सीमेंट। फॉर्मूले में यही देख रहा है कि जल का भार बटे सीमेंट के भार के अनुपात को, उसके रेशियो को हम कहते हैं जल सीमेंट अनुपात। ये इसका फॉर्मूला भी है, वेट ऑफ सीमेंट। एक बार फिर से देख लीजिए, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सीमेंट। यही इसका सिंपल सा फॉर्मूला भी है, वही इसका डिफिनीशन भी है, और वही इसका फॉर्मूला भी, और वही इसका नाम भी है, जल सीमेंट अनुपात, वाटर सीमेंट रेशियो। देखिए इसके नाम से कैसे डिफिनीशन निकल रहा है, जल माने जल का भार तथा सीमेंट के भार अनुपात के रेशियो के अनुपात को जल सीमेंट अनुपात कहते हैं। इंग्लिश में क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ सीमेंट इज नोन एज वाटर सीमेंट रेशियो। चलिए अब एक बार हम इसमें सीमेंट के बारे में थोड़ी सी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भाई सीमेंट आ रहा है तो सीमेंट के बारे में भी आपको जानना जरूरी है। सीमेंट सीमेंट हमारा क्या है? सीमेंट हमारा बाइंडिंग मटेरियल, बंधक पदार्थ है। सीमेंट हमारा क्या है? बाइंडिंग मटेरियल है। सीमेंट हमारा क्या है? बाइंडिंग मटेरियल, बांधने का काम करता है। किसको बांधने का काम करता है? सीमेंट मसाला, चाहे वो कंक्रीट हो चाहे वो मोर्टार हो। मोर्टार या कंक्रीट को बांधने का काम करता है। अब उसमें होते क्या क्या है? हमारे सैंड हो गया, बालू हो गया, गिट्टी हो गया, इन दोनों चीज़ों को क्या करता है? आपस में बांधने का काम करता है हमारा सीमेंट का। जैसे हम एक एग्जाम्पल भी कई बार क्लास में भी बताए हैं कि लैया जो हम लोग खिचड़ी में बनाते हैं, लैया में हम गुड़ डालते हैं। गुड़ क्या काम करता है? उन सारे लैया को बांधने की कोशिश करता है, उसको कहता है बाइंड करने की कोशिश करता है। वही सेम काम हमारा इसमें सीमेंट करता है। सीमेंट क्या करता है? सारे मटेरियल को, सीमेंट क्या करता है? सारे मटेरियल को, इसमें कौन कौन से मटेरियल है? सैंड हो गया, और हमारा एग्रीगेट हो गया। सैंड एग्रीगेट में आपके सैंड आ गए, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट आपका सैंड हो गया, और कोर्स एग्रीगेट आपकी गिट्टी हो गई। इन दोनों एग्रीगेट को, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट को बांधने का काम करता है हमारा सीमेंट। ये सिंपल सा काम हमारा सीमेंट का है, बाइंड करने का। किसको? एग्रीगेट को। किसको बांधने का? एग्रीगेट। एग्रीगेट, हिंदी में इसको कहते हैं मिलावा। मिलावा,
मिलावा कौन कौन से होते हैं हमारे? दो तरीके के मिलावा होते हैं। एक हमारा फाइन एग्रीगेट होता है, महीन मिलावा जिसको कहते हैं फाइन एग्रीगेट। एक हमारा होता है कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट किसको कहते हैं? वो एग्रीगेट जो 4.75 mm की सीव से पास कर जाए। एक हम चलनी लेते हैं 4.75 की, उसमें हम कुछ एग्रीगेट लाए डाले। अब उस एग्रीगेट को हमने क्या किया, चाला, सीप किया। सीप करने पे जो ये 4.75 की सीप से पास कर जा रहे हैं, गुजर जा रहे हैं, वो हमारे फाइन एग्रीगेट हो जाएंगे। और जो उस सीप पे 4.75 mm की सीप पे रुक जा रहे हैं, वो हमारे कोर्स एग्रीगेट हो जाएंगे। तो हमारे मसाले में, कंक्रीट में फाइन एग्रीगेट क्या है? सैंड है, चाहे वो हमारा मोरम हो, चाहे वो हमारा लोकल सैंड हो। और कोर्स एग्रीगेट में हमारी गिट्टी होती है जिसकी साइज 20 mm से कम होती है। ठीक, चलिए तो एक बार और आते हैं इस पेज पे। हमने भी आपको बताया कि सीमेंट क्या होता है। सीमेंट हमारा एक बाइंडिंग मटेरियल है जो बांधने के काम में आते हैं। सीमेंट कि कौन कौन से होते हैं जो हम लोग नॉर्मली मार्केट में मिलता है? वो हमको मिलता है ओपीसी या एंड पीपीसी। ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, पीपीसी प्लेन पोजलाना सीमेंट या पोजलाना पोर्टलैंड सीमेंट। दो सीमेंट हमको मार्केट में आमतौर पे उपलब्ध होते हैं, एक ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, एक पीपीसी पोजलाना पोर्टलैंड सीमेंट। ये दो सीमेंट हमको मार्केट में उपस्थित मिलते हैं, मिल जाते हैं आसानी से। बाकी और भी सीमेंट है, जैसे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हो गया, क्विक सेटिंग सीमेंट हो गया, सल्फर रेजिस्टिंग सीमेंट हो गया, या लो हीट सीमेंट हो गया, जिप्सम हो गया। ये सब हम अपने हिसाब से, काम के हिसाब से फिर उन सीमेंट को ऑर्डर देके हम मंगवाते हैं। लेकिन ईजिली मार्केट में हमको दो सीमेंट होते हैं, ओपीसी और पीपीसी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और प्लेन पोजलाना, सॉरी पोजलाना पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, अब इसमें पोजलाना आ रहा वर्ड, तो पोजलाना का मतलब क्या हुआ? पोजलाना का मतलब हुआ हमारा ज्वालामुखी की राख। जब ज्वालामुखी फटती है, ज्वालामुखी फटती है, तो फटने पे जो उसकी राख निकलती है, उस राख को हम कहते हैं पोजलाना। ठीक है, उस राख को हम कहते हैं पोजलाना। अगर हम पोजलाना उस राख को सीमेंट में मिला रहे हैं, तो उस सीमेंट को हम कहते हैं पोजलाना पोर्टलैंड सीमेंट। चलिए अब आगे आइए। अगली लाइन लिखी है कि यदि जल सीमेंट अनुपात 0.4 रखा गया है, तो इसका अर्थ यह है कि एक बोरा सीमेंट में, अगर एक बोरा सीमेंट में 50 kg हमारे होते हैं, तो उसके हिसाब से कितना पानी आ रहा है? 20 लीटर पानी हमारा आ रहा है। लिखा है यदि जल सीमेंट अनुपात 0.4 रखा जाता है, तो इसका अर्थात यह है कि एक बोरा सीमेंट में 50 × 0.4 में 20 लीटर पानी आएगा। इसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं इसका मतलब क्या है। जैसे कि वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट, ये रेशियो हमने क्या ले लिया? 0.4 ले लिया। ठीक, और हमने क्या किया? एक बोरा सीमेंट डाला। एक बोरा सीमेंट हम किस लिए डाल रहे हैं? मसाला, कंक्रीट बनाने के लिए हमने एक बोरा सीमेंट डाला। एक बोरा सीमेंट में कितना सीमेंट होता है? वेट ऑफ सीमेंट हमको कितना मिल गया? 50 kg, 50 kg। अब हमको वाटर सीमेंट रेशियो पता है, वेट ऑफ सीमेंट पता है, तब हम ये फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं कि नहीं? वाटर सीमेंट रेशियो इक्वल टू वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सीमेंट जो 50 था, और यहाँ हम क्या रख देंगे? 0.4। तो वेट ऑफ वाटर हमारा कितना आ जाएगा? वेट ऑफ वाटर हमारा कितना आ जाएगा? 0.4 इंटू 50, इसको मल्टीप्लाई किया था आगे 20। लेकिन वाटर हमेशा हम लीटर में लेते हैं, तो 20 लीटर, 20 लीटर हमने क्या किया? पानी डाल दिया। अब सवाल ये उठना चाहिए कि सर हम क्यों 0.4 ही ले रहे हैं? हम 0.4 ही क्यों ले रहे हैं?
लेने को हम 0.4 ले सकते हैं, 0.5 ले सकते हैं, 0.6 ले सकते हैं, 0.7 ले सकते हैं। वाटर सीमेंट रेशियो जो आपका होता है वेरी करता है 0.4 टू 0.8। 0.4 से 0.8 के बीच में हमारा वाटर सीमेंट रेशियो क्या करता है, वेरी करता है। कहाँ से कहाँ तक के बीच में, 0.4 से 0.8 के बीच में। हम अपने कार्य के अनुसार, अपनी वर्केबिलिटी के अनुसार, अपनी सुकार्यता के अनुसार, हाँ, अपनी कार्य की सरलता के अनुसार टेम्परेचर को देख के हम ये डिसाइड करेंगे कि हम वाटर सीमेंट रेशियो कितना रखेंगे, 0.4 रखेंगे, 0.5 रखेंगे, कि 0.6 रखेंगे, कि 0.7 रखेंगे, कि 0.8 रखेंगे। वो हम अपने अनुसार रखेंगे कि क्या रखना हमको है वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक। अब चलिए, अब एक बार मैं आपको और दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैंने वाटर सीमेंट रेशियो ले लिया 0.5 और सीमेंट का वेट हमने ले लिया, मान लेते हैं 20 के जी, 20 kg। यहाँ से हमको वेट ऑफ वाटर कैसे निकल जाएगा, वेट ऑफ सीमेंट 0.5 इंटू 20, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 10 लीटर। माने हमको कितना पानी मिलाना है, 10 लीटर पानी मिलाना है। ठीक है, हमको कितना पानी मिलाना है, 10 लीटर पानी मिलाना है। चलिए, अब आते हैं फिर से हम लोग वापस पेज पे। चलिए, हाँ, तो अब आगे लिखा है कि कंक्रीट के विकास के प्रारंभिक काल में यह माना जाता था कि कंक्रीट की सामर्थ्य सीमेंट की सामर्थ्य पर निर्भर करती, अर्थात कंक्रीट मिश्रण में जितना अधिक सीमेंट डाला जाएगा उसकी संपीड़न सामर्थ्य उतनी ही अधिक होगी। देखिए, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा है कि कंक्रीट के विकास के प्रारंभिक काल में यह माना जाता था कि जो कंक्रीट का हमने विकास किया था, जब हमने बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट का उपयोग करना शुरू किया था, तो हम ये मानते थे कि कंक्रीट के विकास के प्रारंभिक समय में हम यह मानते थे कि कंक्रीट की जो सामर्थ्य है वो सीमेंट के मात्रा पर निर्भर करती है। हम ये मानते थे कि जो कंक्रीट की सामर्थ्य है वो हमारी बस सीमेंट पे निर्भर करती थी। सीमेंट की मात्रा को घटाने पे, बढ़ाने पे सीमेंट की सामर्थ्य घटती या बढ़ती थी। अर्थात कंक्रीट के मिश्रण में जितना अधिक सीमेंट डाला जाएगा इसकी संपीड़न सामर्थ्य उतनी ही अधिक होगी। जैसा कि हमने अभी बोला कि इस पे डिपेंड करता था कंक्रीट की स्ट्रेंथ कि हम कितना सीमेंट डालना है। सीमेंट अधिक डालना है तो मैंने सीमेंट की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, सीमेंट कम डालना है तो मैंने सीमेंट की स्ट्रेंथ सॉरी कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम है। जबकि ये धारणा बहुत ही गलत है। ये जो लोग सोचते हैं कि सीमेंट डालने पे हमारी कंक्रीट की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जा रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है, तो ये सोचना गलत है। सिर्फ सीमेंट की मात्रा पे स्ट्रेंथ निर्भर नहीं करता है। अगर सीमेंट ज़्यादा डाल दे, पानी कम डाल दे, तो हमारी क्या होगी, स्ट्रक्चर में दरार पड़ जाएंगे और स्ट्रक्चर हमारी कमज़ोर हो जाएगा। इस चीज़ के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। पेज पे आते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया कि पानी बहुत ज़्यादा डाल दिया, सॉरी सीमेंट हमने क्या किया, बहुत ज़्यादा डाल दिया। मान लीजिए 50 kg हमने सीमेंट डाला, लेकिन हमने क्या किया कि 5 ही लीटर हमने क्या किया, पानी डाला। 5 लीटर हमने क्या किया, बस सीमेंट हमने कितना डाला, 50 लीटर, और पानी कितना डाला, 5 लीटर। सीमेंट ज़्यादा है, पानी कम है। जब हम सीमेंट का चैप्टर पढ़ाए थे तो ये आपको बताए थे कि जब सीमेंट में हम पानी डालते हैं तो उनके बीच में जलायोजन क्रिया उत्पन्न होती है, हीट ऑफ हाइड्रेशन स्टार्ट होता है, जलायोजन क्रिया। उसमें क्या होता है कि सीमेंट के कण पानी से रिएक्शन करते हैं, जिसकी वजह से उनके भी उसमें से हीट जनरेट होता है। और सीमेंट तभी अपना स्ट्रेंथ देता है जब वो वाटर के संपर्क में आता है। जब सीमेंट पानी के संपर्क में नहीं आएगा तब तक वो स्ट्रेंथ नहीं देगा। अब हम 50 kg पानी सॉरी सीमेंट डाल रहे हैं, 5 लीटर पानी डाल रहे हैं, और हमने ये देखा कि 50 kg पानी सीमेंट डालने और 5 लीटर पानी डालने पे ये देखा कि सीमेंट का जो 40% मतलब बोले तो 20 kg ही 20 kg सीमेंट क्या कर रहा है, पानी से रिएक्शन कर रहा है। एक बार फिर से सुनिए कि सीमेंट का
20 kg, 50 kg में से 20 kg ही सीमेंट क्या कर रहा है, पानी से रिएक्शन कर रहा है, बाकी जो 30 kg रह जा रहा है वो वैसे ही बचा रह जा रहा है। मतलब हमको स्ट्रेंथ कितना सीमेंट दे रहा है, 20 kg ही सीमेंट हमको क्या कर रहा है, स्ट्रेंथ दे रहा है। बाकी 30 kg सीमेंट क्या हो गया, वो उसमें उस कंक्रीट में बर्बाद निकल गया, बेकार निकल गया। ठीक। तो ये तुम्हारी सोचनी इस धारणा से गलत हो गई, इस कॉन्सेप्ट से गलत हो गया कि सीमेंट बढ़ाते जाओ, पानी ना बढ़ाओ तो कंक्रीट का स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये धारणा हमारी यहाँ पे क्या हो गई, गलत हो गई कि पानी बढ़ाते जाओ, सीमेंट बढ़ाते जाओ और पानी की मात्रा ना बढ़ाओ। तो जब तक सीमेंट पानी से रिएक्शन नहीं करेगा, उसके संपर्क में नहीं आएगा, उसके कांटेक्ट में नहीं आएगा, तब तक वो रिएक्शन करेगा नहीं। कौन नहीं करेगा, सीमेंट रिएक्शन करेगा नहीं, रिएक्शन करेगा नहीं तो स्ट्रेंथ नहीं जनरेट होगा, स्ट्रेंथ नहीं जनरेट होगा तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, कमजोर हो जाएगा, वो स्ट्रेंथ कम देगा। तो हमको ज़्यादा सीमेंट डालने का मतलब क्या हुआ, हमारा स्ट्रक्चर भी कमज़ोर रह जा रहा है, सीमेंट डालने से हमारी स्ट्रक्चर की कॉस्ट भी बढ़ जा रही है, हमको वो चीज़ भी नहीं मिल पा रहा है। तो इस वजह से ये जो कॉन्सेप्ट, जो पुरानी धारणा था कि सीमेंट की मात्रा बढ़ाओ तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, सीमेंट की मात्रा घटाओ तो स्ट्रेंथ घट जाएगी, ये अवधारणा गलत साबित हुई। चलिए आगे आते हैं। अब उसके बाद हमारे एक प्रोफेसर आए, अब्राहम। प्रोफेसर अब्राहम ने सन 1919 में, सन किस सन में, 1919 में उन्होंने ये नियम दिया कि इस धारणा को गलत साबित किया। कौन सी धारणा को, कि सीमेंट में पानी बढ़ाने, सॉरी, सीमेंट कंक्रीट में सीमेंट बढ़ाने पे कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, उस धारणा को उन्होंने क्या किया, गलत साबित किया। उन्होंने क्या किया, इस धारणा को उन्होंने गलत साबित कर दिया कि इस कंक्रीट में सीमेंट बढ़ाने से सीमेंट की स्ट्रेंथ बढ़ जा रही है या घट जा रही है। उन्होंने इस अवधारणा को एकदम गलत साबित किया। उन्होंने क्या किया, गलत सिद्ध किया।
तो प्रोफेसर अब्राहम ने सन 1919 में परीक्षण के आधार पर निम्न नियम स्थापित किया। तो प्रोफेसर अब्राहम ने जब ये देखा कि ये कॉन्सेप्ट, जो पहले कॉन्सेप्ट था सीमेंट वाला कि बढ़ाने पे स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, घटाने पे स्ट्रेंथ घट रहा है, तो उन्होंने इस अवधारणा को गलत साबित करने के लिए उन्होंने कई परीक्षण किए, कई तरह के टेस्ट किए। उन टेस्टों में उन्होंने कुछ नियम स्थापित किए। वाटर सीमेंट रेशियो के रिस्पेक्ट में उन्होंने कुछ नियम स्थापित किए कि क्या नियम, क्या कानून, क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कि जिसके हिसाब से हमको पता चल सके कि किसके वजह से स्ट्रेंथ कंक्रीट की बढ़ रही है। तो उन्होंने कई प्रैक्टिकल परफॉर्म करके उन्होंने एक कंक्रीट की सूत्र स्थापित की। उन्होंने एक फॉर्मूला लाया, उन्होंने एक सूत्र लाया, P बराबर 984/4 पे पावर x। P इक्वल टू 984/4 पे पावर x, जिसमें P क्या है, कंक्रीट की 28 दिन की तराई पर संपीड़न सामर्थ्य और h जल सीमेंट अनुपात है। अब आइए इसको सादे पेज पे चलते हुए समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या चीज़। तो उन्होंने एक सूत्र स्थापित किया। सूत्र क्या था, P इक्वल टू 984/4 पे पावर x। P क्या था, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ था, संपीड़न सामर्थ्य, कितने दिन पे, 28 डेज पे। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी क्लास में कई बार बता चुकी है कि कंक्रीट क्या है, कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य क्या है। संपीड़न बल क्या होता है, किसी भी वस्तु को दबाना, कंप्रेस्ड करना, वो हमारा क्या है, संपीड़न बल। और संपीड़न सामर्थ्य क्या है, संपीड़न बल बटे एकांक क्षेत्रफल, मतलब P अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया हमारी क्या होगी, इसकी संपीड़न सामर्थ्य की फॉर्मूला। और ये संपीड़न सामर्थ्य कितने दिन पे हम निकाल रहे हैं, 28 दिन पे। जब हम कंक्रीट के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पढ़ रहे थे तो उसको हम क्या करते थे, 3 दिन पे निकालते थे। कंक्रीट का हम निकाल रहे हैं संपीड़न सामर्थ्य, उसकी हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितने दिन पे निकाल रहे हैं, 28 डेज पे निकाल रहे हैं। 28 डेज पे, 28 दिन पे अलग अलग टेस्ट करके हमने क्या किया, अलग अलग टेस्ट नहीं यार, संपीड़न सामर्थ्य जांच करके सीटीएम से हमने लोड लगाया, सीटीएम से लोड लगाया, कंप्रेसिव लोड निकला, लोड फिर हम उस क्यूब के एरिया से डिवाइड करके हमने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल लिया। वो कितने दिन पे आता है, 28 दिन पे आता है। और एक्स हमारा क्या है, वाटर सीमेंट रेशियो। एक्स क्या है हमारा, वाटर सीमेंट रेशियो, जो हमने बताया था 0.4 से 0.8 के बीच में लेते हैं हम। उसके हिसाब से ये पता कर सकते हैं कि हमारी 28 दिन पे कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य अनुमानतः कितनी आएगी। बाद में हम टेस्ट करके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालेंगे तो हमको पता चलेगी ही चलेगी, लेकिन हम अनुमानतः कितना संपीड़न सामर्थ्य आएगा वो हम इस सूत्र, इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते। करते कैसे हैं कि हमने क्या किया, 0.4 से 0.8 के बीच में जो भी पानी वाटर सीमेंट रेशियो है वो वैल्यू यहाँ रखी, इस वैल्यू से डिवाइड करके हमने क्या किया, P 28 दिन की संपीड़न सामर्थ्य को ज्ञात किया। संपीड़न सामर्थ्य को ज्ञात करके हमको लगा कि हाँ इतने पे हमारी वैल्यू बढ़िया आ रही है, उतना स्ट्रेंथ आ रहा है, सुटेबल स्ट्रेंथ है, हमारे काम लायक स्ट्रेंथ है, जिससे हमारे स्ट्रक्चर पे काम चल सके, तो हम उतना वाटर सीमेंट रेशियो लेके अपने काम को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, तो उन्होंने एक ये सिंपल सा सूत्र स्थापित किया, कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य 28 दिन पे ज्ञात करने के लिए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, जो हम कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन पे रख के जो निकालते हैं वो प्रैक्टिकल वैल्यू आती है। तो वो प्रैक्टिकल है, ये थ्योरेटिकल है। चलिए, अभी हमने बताया कि P क्या है, कंक्रीट की 28 दिन की तराई पर संपीड़न सामर्थ्य kg/सेंटीमीटर में, x क्या है, जल सीमेंट अनुपात है। इस सूत्र से स्पष्ट हो जाता है कि जल सीमेंट के अनुपात के बढ़ने से कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य बढ़ती है और घटने से घटती है। इस सूत्र से हमको ये पता चल रहा है कि 0.4 पे हमको कम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिल रहा है। फिर हमने क्या किया, 0.4 से 0.5 किया, 0.5 पे हमने देखा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारी बढ़ गई। फिर हमने
फिर बढ़ा, हमने 0.6 किया, फिर हमने देखा कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं बढ़ी, 0.7 किया, 0.8 किया, तो हमने ये बार बार देखा कि बढ़ने पे क्या कर रही है, बढ़ रही है। बल सीमेंट अनुपात का कंक्रीट की सामर्थ्य पर प्रभाव चित्र ये ग्राफ एक उन्होंने एक दिया, उस ग्राफ से हम इसको दर्शाया गया है। ये उन्होंने एक ग्राफ दिया है, किसके किसके बीच में, संपीड़न सामर्थ्य और जल सीमेंट अनुपात के बीच में उन्होंने एक ग्राफ खींचा। उन्होंने उस सूत्र में रख के उन्होंने संपीड़न सामर्थ्य निकाला, संपीड़न सामर्थ्य निकाल के उसके बीच में उन्होंने ग्राफ खींचा। ग्राफ खींचे जब देखिए उन्होंने ये दर्शाया कि पहले तो संपीड़न सामर्थ्य पहले तो सीमेंट जल वाटर सीमेंट रेशियो की मात्रा बढ़ाने पे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, लेकिन एक टाइम आया कि वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाने पे इसकी वैल्यू क्या हुई, घटने लगी। पहले तो हम बढ़ा रहे हैं वाटर सीमेंट रेशियो की वैल्यू, तो हमारी क्या हो रही है, स्ट्रेंथ इंक्रीज करिए, सामर्थ्य इंक्रीज करिए, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है, एक वैल्यू ऐसी है कि उसके आगे जाने पे फिर हमारी स्ट्रेंथ क्या होती है, घटने लगती है। इसीलिए हम पानी कितना वाटर सीमेंट रेशियो मिलाते हैं, 0.4 से 0.8। उन्होंने देखा कि जो 0.8 से आगे बढ़ रहे हैं तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, संपीड़न सामर्थ्य कंक्रीट की घट रही है, कम हो रही है। तो ये देख के उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमारी जो कंप्रेस वाटर सीमेंट रेशियो 0.4 से 0.8 के बीच में ही रहेगी। और उन्होंने किसके किसके बीच में ग्राफ खींचा, संपीड़न सामर्थ्य किसमें, न्यूटन पर mm स्क्वायर, और जल सीमेंट अनुपात में। अभी हमने बताया कि संपीड़न सामर्थ्य क्या होता है, फोर्स, कौन सा फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स अपॉन सरफेस एरिया। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की यूनिट हो गई mm स्क्वायर, इसलिए इसकी यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर mm स्क्वायर या केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और वाटर सीमेंट रेशियो कोई वो नहीं होता है, यूनिट नहीं होती, ऐसा यूनिट नहीं होती, क्योंकि भार बटे भार होता है, दोनों यूनिट कट जाती है, इसलिए ये हमारी यूनिट लेस होती है। जल सीमेंट अनुपात हमारी क्या होती है, यूनिट लेस। चलिए ठीक, वही जो अभी मैंने चीज कहा कि वक्त से स्पष्ट होता है कि जल सीमेंट अनुपात बढ़ाने पे कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य घटती है, 0.4 से कम जल सीमेंट अनुपात रखने पर वक्र अकस्मात नीचे गिर रहा है, जो यह दर्शाता है कि कंक्रीट मिश्रण सकल नहीं है। वही जो मैंने अभी आपको बात कही, वही इसमें ये लिखा हुआ कि ग्राफ क्या दर्शा रहा है, क्या नहीं दर्शा रहा, कैसे दर्शा रहा, क्या उसमें वैल्यू आनी चाहिए, क्या नहीं आनी चाहिए, कैसे आनी चाहिए, क्यों आनी चाहिए, यही सब उन्होंने वैल्यू को दर्शाया है। चलिए नेक्स्ट है हमारा जल सीमेंट अनुपात नियम के सीमाएं। उन्होंने कुछ सीमा, जल सीमेंट अनुपात की कुछ सीमाएं हैं। पहला सीमा क्या है हमारा, कि सीमेंट कंक्रीट में अवयव की क्वालिटी समान हो। उन्होंने क्या कहा पहला लाइन, कि सीमेंट कंक्रीट में अवयव की क्वालिटी समान हो। जो भी कंक्रीट में सीमेंट कंक्रीट में जो भी अवयव है, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और सीमेंट या वाटर, उन सब की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए। ये नहीं कि फाइन एग्रीगेट हमारा ऐसा है, मतलब बालू ऐसा है बहुत खराब है, और वो खराब रहा और हम क्या सोच रहे हैं कि अरे लाओ हम एग्रीगेट बहुत बढ़िया डाल देते हैं। कौन सा एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, गिट्टी हम बढ़िया वाली डाल देते हैं और बालू सस्ती वाली डाल देते हैं, सीमेंट सस्ती वाली डाल देते हैं, पानी हमने नाले में से लाया डाल दिया, और हमने ये सोचे कि अरे हमारी स्ट्रेंथ तो दे नहीं रही, क्योंकि हमने गिट्टी तो बहुत ही बढ़िया डाली है। ये जरूरी है कि सिर्फ गिट्टी पे स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी, हमारे हर सामान पे डिपेंड करेगी। अगर हम बढ़िया क्वालिटी की गिट्टी डालें तो बढ़िया क्वालिटी की सैंड डालें, बढ़िया क्वालिटी की सीमेंट डालें, बढ़िया पानी डालें, तो ये जब सब बढ़िया क्वालिटी की रहेगी तो ही हमको जो स्ट्रेंथ मिलेगी, जो कंक्रीट मिलेगी वो हमको बढ़िया मिलेगी, ना कि एक हमने बढ़िया कर दिया और बाकी हम मटेरियल हमने क्या किया, खराब किया। चलिए नेक्स्ट, कंक्रीट के अवयव निर्दोष व गुणवान हो। कंक्रीट के अवयव क्या हो, निर्दोष व गुणवान हो। निर्दोष, साउंडनेस, निर्दोष का मतलब साउंडनेस होता है। इस चीज़ को मैंने आपको कई बार बता चुका है। सीमेंट की साउंडनेस बताई है मैंने आपको, लाइम की साउंडनेस बताई है,
हमने ये चीज़ आपको कई बार बता चुका है। इस पे हमने आपको टेस्ट भी बताया है, साउंडनेस टेस्ट, ली चैटलियर अपरेटस का उपयोग करके हम सीमेंट का और लाइम का साउंडनेस टेस्ट करते हैं। नाम पे ना, ये साउंडनेस का मतलब ये नहीं हुआ कि हमारी सीमेंट और चूना के अगर आवाज़ निकाल रहा है, सीमेंट अचानक से बोलने लगा, ये इसका मतलब ये हुआ कि साउंडनेस हो गया। साउंडनेस का मतलब ये हुआ कि एक्सिस ऑफ लाइम एंड मैग्नीशिया, सीमेंट में लाइम और मैग्नीशिया की अधिकता के वजह से इसमें एक ये दोष कहिए या गुण कहिए ये आ जाता है, जिसको हम कहते हैं निर्दोषिता। ठीक, तो सीमेंट क्या होना चाहिए, कंक्रीट क्या हमें निर्दोष व गुणवान होने चाहिए। सीमेंट निर्दोष का तात्पर्य ये है कि जो भी उसमें लाइम, सीमेंट में जो भी मात्रा होगी लाइम की, वो पर्याप्त होनी चाहिए, मैग्नीशिया की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। निर्दोषिता परीक्षण कैसे करते हैं, ली चैटलियर अपरेटस से करते हैं। ली चैटलियर अपरेटस का उपयोग करके हम सीमेंट या लाइम की निर्दोषिता को ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट है उसकी गुणवान, कंक्रीट के अवयव गुणवान होने चाहिए, उसकी गुण जो होने चाहिए बहुत ही बढ़िया होने चाहिए, जो भी उसकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी होगी वो बढ़िया होनी चाहिए, ताकि हम उसको अपने उपयोग में ला सके। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करना चाहिए, या जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए, या उसके शेप साइज अलग डिफरेंट होने चाहिए, शेप साइज फ्लैकी ना हो, राउंडेड से या इरेगुलर शेप में हो, फ्लैकी या इलोंगेटेड हमारा एग्रीगेट नहीं होना चाहिए। ठीक, तो उनकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी, उनकी गुण जो होनी चाहिए बढ़िया होनी चाहिए। सैंड में हमारी बल्किंग ना होना चाहिए। ठीक, उसमें सिलिका की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए सैंड में हमारे अल्कली पदार्थ बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये सब गुण हम उस सैंड में देखेंगे कि सैंड में क्या क्या हमारे गुण हैं, उसके हिसाब से हम सैंड बढ़िया लेंगे। फिर हम वाटर बढ़िया होना चाहिए, जो जल डाल रहा है वो बढ़िया होना चाहिए, उसकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी बढ़िया होनी चाहिए, उसका पीएच समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा अल्कली या क्षारीय है जिसके वजह से हमारा कंक्रीट में दोष कुछ आ जा रहा है। ठीक, उसके बाद से हमारा जो सीमेंट होना चाहिए, सीमेंट की इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, कंसिस्टेंसी, ये सब उच्च होनी चाहिए। ये फिर उसकी फाइननेस, उसका हम फील्ड टेस्ट करने पे उसकी वैल्यू सब बढ़िया आनी चाहिए, उनके टेस्ट परफॉर्म करने पे उनकी क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए। तो ऐसे अवयव का हम उपयोग करेंगे। चलिए, तीसरा पॉइंट, कंक्रीट की सुघट्यता, सुकार्यता, कंक्रीट की सुघट्यता और सुकार्यता अच्छी होनी चाहिए। ये कुछ गड़बड़ लिख दिया है। जो कंक्रीट की सुघट्यता और सुकार्यता, सुकार्यता से तात्पर्य वर्किबिलिटी का है, सुकार्यता से हमारा तात्पर्य वर्किबिलिटी का है कि हम कंक्रीट पे कितनी अच्छी तरीके से, कितनी आसानी से कार्य कर सके। कंक्रीट की सुकार्यता कैसे बढ़ती है, पानी को बढ़ाने पर। अब यह नहीं कि खूब ज़्यादा पानी डाल दिए सीमेंट हमारा बह गया, तो इतना पानी होना चाहिए कि कंक्रीट की सुकार्यता वर्किबिलिटी बनी रहे। सुघट्यता, प्लास्टिक पेस्ट, मतलब कि पानी इतना कम भी ना हो कि उस पर कार्य आसानी से ना किया जा सके, जो उसका पेस्ट बने, कि ऐसा पेस्ट बन जाए कि वो रफ सरफेस क्रिएट करे, बहुत ज़्यादा पानी ना पड़ जाए कि जो उसका सरफेस जो मटेरियल है बहने लग रहे हैं। तो इसलिए पेस्ट होनी चाहिए, सुघट्य होना चाहिए, और कंक्रीट हमारा सुकार्य होना चाहिए, वर्केबल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कंक्रीट की कुटाई व तराई मानक स्थितियों में की जानी चाहिए। अब कंक्रीट की कुटाई, कॉम्पैक्शन, कंक्रीट का हम कॉम्पैक्शन अच्छे से करें। कॉम्पैक्शन क्यों करते हैं कि कंक्रीट में जो वाइड्स हैं, कंक्रीट में जो रंध्र स्थान है, खाली स्थान, वायु जो उसमें प्रेजेंट है, उस खाली स्थान को भरने के लिए और उसमें से वायु, उसके रंध्र में उपस्थित वायु को उस कंक्रीट में से बाहर निकालने के लिए हम उसकी क्या कहते हैं, कुटाई करते हैं। चाहे वो दुर्मुस, नॉर्मल अपने लेमन लैंग्वेज में क्या है,
आम तौरी भाषा में कहें दुरुमुस, दुरुमुस से हम कुटाई करते हैं, या टैंपिंग रॉड, टेक्निकल टर्म में क्या तो टैंपिंग रॉड, या वाइब्रेटर से उसकी क्या करते हैं हम कंक्रीट की कुटाई करते हैं। आप लोग देखे भी होंगे कि जब छत का ढलैया होता है तो वाइब्रेटर आता है, वाइब्रेटर आता है तो जब हम ढलैया करते हैं तो उस पर वाइब्रेटर चलाते रहते हैं। वाइब्रेटर इसीलिए चलाते हैं कि उसका कॉम्पेक्शन बढ़िया से हो सके, कुटाई अच्छी से हो सके, उसमें जो भी वायु हैं, जो हमारे उसमें खाली स्थान में वायु है, वो वायु बाहर निकल जाए और उसमें हमारे मसाले अच्छे से भर जाएं, जिसके लिए हम क्या करते हैं कुटाई करते हैं। और दूसरा काम क्या करते हैं तराई करते हैं। कंक्रीट की कास्टिंग के बाद से हम कंक्रीट की क्योरिंग, तराई करते हैं। तराई इसलिए करते हैं, हम अभी बताए हैं कि सीमेंट और पानी जब रिएक्शन करता है तो उसमें से बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है। हीट जनरेट होगा तो स्ट्रक्चर के सरफेस पे दरारें पड़ेंगी, इसीलिए हम बार बार उसमें पानी डालते रहते हैं कि उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे, इतना ज़्यादा हीट जनरेट ना हो जिससे कि स्ट्रक्चर पे दरार उत्पन्न हो जाए और स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ गेन ना कर पाए। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण कि हमने पानी मिलाई, पानी मिलाने पे कुछ इवॉपरेट हो जा रहा है, कुछ हो जा रहा है, कुछ कहीं चल जा रहा है, जिसकी वजह से जो सीमेंट के पार्टिकल है पूरे तरीके से वो क्या कर रहे हैं पानी के साथ रिएक्शन नहीं कर पा रहे हैं, पानी के साथ रिएक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए हम और तराई करते हैं कि उसको पानी मिलता रहे और जो भी उसके पार्टिकल हैं वो पूरी तरीके से क्या कर सके क्योरी, उस पूरी तरीके से रिएक्शन करके स्ट्रेंथ दे सके, इसलिए हम तराई का कार्य करते हैं। तो हमने 3-4 कंडीशन है। पहला कंडीशन सीमेंट कंक्रीट में अवयव की क्वालिटी समान हो। दूसरा कंक्रीट के अवयव निर्दोष व गुणवान हो। तीसरा कंक्रीट की सुघट्यता सुकारता अच्छे किस्म की हो। चौथा कंक्रीट की कुटाई व तराई मानक स्थितियों में ही की गई हो। तो ये हमारा वाटर सीमेंट रेशियो एक छोटा सा टॉपिक। इस टॉपिक में मैंने कोशिश किया कि आपको सभी चीज़ों को बता सकूं, सभी चीज़ों को समझा चुकूँ, छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी चीज़ों को आपको ईजिली समझा सकूँ, जिसके लिए मैंने प्रयास भी आपको किया है। अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर मैं क्लास लूँगा ही, तो उसमें आप पूछ लीजिएगा हमसे अगर, ठीक है। आई होप यू ऑल यार अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी वेल। चलिए एक बार और मैं आपको जल्दी में बस जल सीमेंट अनुपात को बताता हूँ। जल सीमेंट अनुपात, जल सीमेंट अनुपात नाम से ही है, जल और सीमेंट का अनुपात। अब जल का क्या चीज़ का, वॉल्यूम का, वेट का, एरिया का, किस चीज़ का? तो कंक्रीट मिश्रण में जल का भार तथा सीमेंट के भार के अनुपात को जल सीमेंट अनुपात कहते हैं। अर्थात जल सीमेंट अनुपात बराबर जल का भार बटे सीमेंट का भार। वही कि जल का भार तथा सीमेंट के भार के अनुपात को जल सीमेंट अनुपात कहते हैं। फॉर्मूला भी इसी से है, जल का भार बटे सीमेंट का भार। ये वैल्यू होनी कितनी चाहिए, 0.4 से 0.8 के बीच में। यही आपका टॉपिक है जल सीमेंट अनुपात, यही आपकी इस चैप्टर की टॉपिक पहली टॉपिक है। चलिए